अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने जनाब पिछले वीक से इसका आगाज़ किया था कि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें हम रिवाइज़ करें, डिस्कस करें, फर्दर प्रैक्टिस करें, और इस उम्मीद और इस होप के साथ कि आप भी इसे घर जाके तैयार करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हों और कुछ चीज़ें आप उस कैटेगरी में ले जाएं कि आप कहें कि ओके यार ये अब मेरी तैयार है, अब मुझे इसमें कोई फर्दर टेंशन वाली बात नहीं है। हमने पिछले वीक में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आगाज़ किया था, ऐसा ही है। फिर मैंने एक टेस्ट आपके साथ शेयर किया था और मैंने कहा था कि भाई अब आप इससे ज़रा अपनी टोन भी सेट करें। एक तो नया पैटर्न जो टैक्स का आया है पेपर, उसके अंदर अब हमें एमसीक्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर 3 अदद एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए थे। सबसे पहले जी हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ था जी? बिलाल ओन्स अ रेंटेड बिल्डिंग एंड एन ओपन प्लॉट। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड द फॉलोइंग forfeited advances फ्रॉम ए 15 लाख रुपया रेंटरिंग टू बिल्डिंग और 9 लाख रुपया related to open plot. He also earned rent of 3.6 million from rented building and received non-adjustable deposit of 1 million. हमने आपको 7 क्लू दिया कि 1/10 टैक्सेबल है, एग्जामिनर ऐसे नहीं करेगा, ठीक है ना। What amount of repair allowance under section 15A will be allowable to Mr. Bilal? क्या बात डिस्कस हो रही थी? क्या बात डिस्कस हो रही थी? रिपेयर के ऊपर आपको पता है एक अहम बात थी। रिपेयर जो है वो किस पर मिलेगा? बिल्डिंग का रेंट और बिल्डिंग का forfeited डिपॉजिट और बिल्डिंग का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। याद है आपको? एक हमने आपको कंपैरिजन बना के दिया हुआ था एक स्लाइड के ऊपर, वहां ये बातें कंपैरिजन में बड़ा क्लियरली डिफाइंड थी, ठीक है ना। तो उसी चीज की टेस्टिंग हो रही थी कि क्या आप वो बात अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो इसको आपने कैसे करना था? हमने यही देखना था कि भाई रेंट फ्रॉम बिल्डिंग कितना आ गया था हमारा? 36 लाख, और क्या आ गया था? forfeited डिपॉजिट टू बिल्डिंग 15 लाख रुपया, नॉन एडजस्टेबल बिल्डिंग 1 लाख। इसका टोटल लगाया तो ये 52 लाख रुपया आ रहा था, ठीक है। अगरचे forfeited डिपॉजिट एक और भी आया हमारे पास ओपन प्लॉट का 9 लाख, और हमारा रेंट चार्जेबल जो है वो इनकम में वो तो 61 लाख जा रहा होगा, लेकिन जो 20% मिलेगा वो किसका मिलेगा? 52 मिलियन का मिलेगा। तो चार्ली शुड बी द आंसर, ठीक है ना। एग्जामिनर की चीज़ों को बारीकी में जाके पूछने की सलाहियत कई गुना इंक्रीज हो जाएगी जब एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज में एग्जामिनर ऐसे एक छोटी सी बात को पिक करेगा और वहां से आपको चेक कर रहा होगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या ये कॉन्सेप्ट क्लियर। डन होगी बात। ये कितने लोगों का सही था? ये बाकियों ने किया ही नहीं कि गलत था? गलत कितने लोगों का हुआ है? कोई बात नहीं है, जरा देखें तो सही, किसी का भी गलत नहीं है। देखो जरा मौजज़ा देखो, नहीं किस किस का गलत हुआ है? अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उन्हें तो फिर क्लास ही अटेंड नहीं करने देनी थी हमने, है? नहीं, हमने करना तो ऐसे ही। असल में वो मेरा असिस्टेंट शायद गया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में अब हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी, आगे आइए जी, दूसरे एमसीक्यूज पे आइए, पढ़िए जरा जल्दी से।
जी जनाब, कौन सा आंसर? डी। क्यों? प्लॉट की बात हो रही है, प्लॉट की। नॉन एडजस्टेबल फ्रॉम ए टेनेंट अगेंस्ट रेंटरिंग ऑफ कमर्शियल प्लॉट, बस प्लॉट पर ही बात खत्म हो गई थी, ठीक है ना, प्लॉट पर ही बात खत्म हो गई थी। अच्छा जी, नीचे बात लिखी है, द इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज एक्रूड बट रिमेन अनपेड एज ऑफ 30 जून 2020। अकाउंट कैसे चल रहा है? वो कह रहा है ये अकाउंट पड़े। कहता ड्यूरिंग टैक्स ईयर फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड, व्हाट इज द नेट इंश्योरेंस एक्सपेंस अलाउएबल इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर टैक्स ईयर 2025। क्या सीखा था हमने? हमने सीखा था कि जिस साल पे खड़े हैं, यहां खड़े हैं, यहां से पिछले 4 साल काउंट करने हैं, 1 2 3 4। ये वो साल है जिसने डिसअलाउन है, ठीक है ना, जिसने डिसअलाउन है। अच्छा, इस साल का खर्चा कितना है? 3 लाख। 3 लाख में से 2.5 लाख तो डिसअलाउ हो जाना, बाकी रह गया 50,000, बाकी रह गया 50,000। फिर एक बात और पड़ी थी कि अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दें तो अलाउ हो जाएगा, अगर पहले डिसअलाउ हो चुका है। अब जरा देखो, कह रहा है एक ना 2020 की जो अमाउंट थी ना 1.5 लाख, वो हमने पे कर दी, इसका मतलब है ये दोबारा अलाउ हो जाएगा। तो कितना अलाउ हो गया? 2 लाख। तो ऑप्शन कौन सी आ गई? सी के बी? सी। एक्सपेंस बचा है ना। अब यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने बी और सी 2 तरह की ऑप्शन दी हुई थी, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। जब एग्जाम प्रेशर में बैठे होंगे तो वहां दिमाग ऐसे नहीं काम कर रहा होगा। डन होगी बात जी? ये तो 3 MCQs थे, जरा तीनों MCQs ऐसे थे कि जिस बच्चे का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है वो इन्हें सॉल्व नहीं कर सकता था। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में नहीं है, जब तक आप इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। फिर आ गया था हमारे पास क्वेश्चन किधर चला गया? मेरे पास तो आई नहीं। क्वेश्चन वाला किधर चला गया है? ग्रुप में से ओपन कर लें जरा, ग्रुप में से ओपन कर लें। हेलो इलियास यार, मेरा लैपटॉप लाओ उधर जल्दी से, इधर क्लास में। अच्छा जी, सवाल पढ़ा है आपने? हैं? पढ़ा है? निकालें जी, दोबारा भी पढ़े, दोबारा पढ़ें, सवाल को दोबारा पढ़ें। हैं? आप अपने पास मोबाइल से पढ़ना शुरू करें। मीन टाइम आ रहा है सवाल, मैं उसको यहाँ डिस्प्ले करता हूँ, फिर ही अच्छा सा डिस्कशन हो पाएगी।
चाय पिला दे यार तो कोई गर्म सी। भाई सवाल पढ़ने का टाइम दिया आप लोगों को मैंने, पढ़ लिया है? अच्छा जी देखिए जनाब, सवाल क्या था आपके पास? ये सवाल था। ओके जी, क्या लिखा हुआ था जी? लिखा हुआ था दानिश ओन 2-story रेजिडेंशियल हाउस, ground floor is rented out while the first floor is self occupied by Danish throughout the year. Following information relate to tax year 2025. अच्छा जी, rent for ground floor 2,20,000 per month, 11 month received and 1 month unpaid. Number 2, फेयर मार्केट वैल्यू 2,60,000। ओके, नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 1 million वॉज रिसीव एट द बिजनेस एक्सपेंसिस, कुछ नीचे गिवन है। रिपेयर टू रेंटेड पोर्शन ग्राउंड फ्लोर 1,80,000। हाउस इंश्योरेंस 96,000। म्यूनसिपल टैक्सेस
60,000। ग्राउंड रेंट पेड टू हाउसिंग सोसाइटी। मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑन लोन यूज टू रेनोवेट ग्राउंड फ्लोर। लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड टाइटल ऑफ हाउस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। ठीक है, अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था हमने इसमें छोटा सा, एंड दैट वाज अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। नॉर्मली जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको ना नोट्स में नजर आएगा, ना किताबों में नजर आएगा, ना टीचर पढ़ा रहे होंगे कि यहाँ अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट भी आएगा। ठीक है, अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू कैसे हुआ? हमने 2 स्टोरी बिल्डिंग को रेंट पर दे दिया, अब एक में हम रह रहे हैं और एक में किराएदार रह रहा है, तो हमारे खर्चे तो पर्सनल में की कैटेगरी में आ गए ना। पर्सनल एक्सपेंस किसी इनकम के अगेंस्ट तो एडजस्ट नहीं हो सकते। अब देखना है टर्मिनोलॉजी से कैसे चलें। मसलन कुछ तो हैं जो एक्सपेंस क्वांटिफाइएबल है, पता है कहाँ खर्चा हुआ है। जैसे क्या लिखा हुआ है, रिपेयर टू, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की रिपेयर 1,80,000 है, ये तो है ही बिजनेस एक्सपेंस, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा, अब जब आपने इसको किया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि रेंट जो है क्या लिखा हुआ था, रिसीव और रिसीवेबल। वो जो पहली स्लाइड में हम पढ़ते थे, क्या चीज कि भाई अक्रूवल बेसिस पर आएगा या कैश बेसिस पर आएगा, तो रेंट तो अक्रूवल बेसिस पर आता है। तो आपने 12 महीने का ही लेना था, 11 महीने वाली फिल्म कराई थी आपको। एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगना था। तो इसका मतलब है 12 महीने का हमने कौन सा रेंट लेना था, 2,60,000 वाला लेना था। 2,60,000 को 12 से ज़रब दी तो 31,20,000 का रेंट आपका जाना था। अब जब एग्जामिनर को की जाती है ना, या हम अपने टीए को की भेजते हैं कि यार ये आपने चेक करना है, तो ये देखिए हर स्टेप के मार्क्स जो हैं वो पहले से एलोकेटेड होते हैं। अगर किसी बच्चे ने ये ठीक कर लिया तो इसको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। इस सवाल में हमने यहाँ 2 मार्क्स एलोकेट किए हुए हैं। ऐसे ही आई कैप जो है वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग एलोकेट करके भेजता है। इसीलिए क्या है, कितने ही लोग पेपर चेक कर रहे हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। अच्छा जी, नॉन एडजस्टेबल एडवांस 10 लाख लिया था, 1/10 आ जाएगा। रिपेयर किसका रिपेयर तो लेना है ना, पहले रेंट चार्जेबल टू टैक्स निकाल लेना है हमने, 32,20,000, उसका ले लिया 20% या 1/5, उसका ले लिया 20% या 1/5। जरा सवाल खोलें, इंश्योरेंस पढ़ें, इंश्योरेंस एक्सपेंस पढ़ें, हाउस इंश्योरेंस। अब ये तो इसमें तो पर्सनल बिल्डिंग ऊपर वाला पोर्शन भी इंश्योर्ड हुआ है। अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका 50% लेना पड़ेगा। डन। टैक्सेस, म्यूनिसिपल कमेटी के टैक्सेस, किसके? म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ हाउस 50% लेना पड़ेगा, तो इसीलिए यहां भी अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट लगा 50%। फिर ग्राउंड रेंट वो भी सारी बिल्डिंग का ही है, वो भी 50% लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जरा ग्राउंड रेंट के अल्फाज पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड रेंट पेड टू हाउसिंग सोसाइटी। इसका मतलब ये होता है, बाद सोसाइटीज क्या करती हैं, आपको घर ऐसे दे देती हैं, प्लॉट बेच देती हैं, एक नॉमिनल सी वैल्यू फिर भी आपसे किराया ले रही होती है। प्लॉट आपका है, आपने कभी सुना है जी प्लॉट हमारा है 99 ईयर की लीज पर, ये लफ्ज़ सुना है कभी आपने? ठीक है, कुछ घर ऐसे भी बिकते हैं, ठीक है ना। अब ये टेक्निकली तो घर आपका ही है, ये 99 साल की लीज है, फिर दोबारा 99 साल के लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा किराया लेते रहेंगे हम आपसे, नॉमिनल सा। ठीक है,
आपने इतनी वो डिटेल में नहीं जाना, बस ग्राउंड रेंट हमने पढ़ा हुआ है। ग्राउंड रेंट हो तो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। यहां क्यों सोच रहे हैं, ग्राउंड रेंट सारी जगह का है, आधा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आधा किराएदार इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो गया है। इधर वो पीछे से खड़े होकर ना एक दो पिक्चर ले लो। हाँ जी, क्या कह रहे हो भाई? सर ये मैंने तो ये सोचा कि जो बिल्डिंग है, जिस पे बिल्डिंग बना है सर, हाँ जी, पोर्शन जो बने इसका रेंट मैं सोच रहा था कि ये तो अदर इनकम में जो ना आता है। नहीं नहीं, इसका नहीं, ये जो ग्राउंड रेंट हमने बाकायदा पढ़ा हुआ है ना उन अलाउएबल एक्सपेंसेस में, जो नेमली वाले एक्सपेंसेस थे वहां आ रहा था ना ग्राउंड रेंट, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। आगे चलिए जी। किसने कहा है जाता है? अगर बिल्डिंग बनाए तो सर जाता है ना, हैं? अगर बिल्डिंग बनाए तो मतलब रेंट दे रहे हैं और हम आगे बिल्डिंग किराए पे दे देते हैं भाई, हाँ, वो ग्राउंड रेंट हमने पता है कौन सा पढ़ा था? हमने कहा जी हमने किसी को प्लॉट दे दिया किराए पे, उसने अपनी बिल्डिंग बनाई है, ठीक है ना, उसने अपनी बिल्डिंग बनाई है, उसको ग्राउंड रेंट कह रहे थे। वो जा रहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहां तो हमारा घर है, आधा घर हमने किराए पे दिया हुआ है, आधा हमने खुद रह रहे हैं। बात समझ आई है? वो इनकम में ऐड हो रहा था। इधर देखें, प्लॉट को जब आप किराए पर देते हैं, अगर तो सामने वाला बंदा प्लॉट को एज ए प्लॉट यूज करे तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अगर सामने वाला बंदा आपके प्लॉट में अपनी बिल्डिंग बना ले, अब ये ग्राउंड रेंट हो गया है, अब ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चलेगा। जी सर यहाँ पे हमने 12 मंथ्स लिए हैं, तो एक महीने का रेंट हमें नहीं आया तो हम वो अलाउ नहीं करेंगे? अलाउ नहीं करेंगे मतलब? पहली स्लाइड में हर हेड ऑफ इनकम की पहली स्लाइड में हम 4 बातें डिसाइड करते हैं। वो क्या है? उनमें से एक अहम बात है टैक्सेबिलिटी, अक्रूवल बेसिस पर या कैश बेसिस पर। और कैसे पता चलता है? लिखा होता है रेंट रिसीव और रिसीवेबल बाय द ऑनर ऑफ द लैंड और बिल्डिंग। रिसीव और रिसीवेबल का क्या मतलब था? अक्रूवल, ठीक है ना? ये वो वाली बात चेक हो रही थी। डन हो गई बात? सॉरी, क्यों? टेनेंट ने तो पे ही नहीं करने होते ना। वो तो अगर मगर और है ना, वो तो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर आप कहेंगे कि जो टैक्स हमारे कटे हैं, असल में अगर टेनेंट पे कर रहा है तो इसका मतलब है ये हमने रेंट कम लिया होगा ना, फिर हम रेंट की फेयर मार्केट वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वहां ऐड करेंगे, फिर नीचे माइनस करेंगे। एक अच्छे सवाल में म्यूनिसिपल टैक्सेस कभी भी टेनेंट पे नहीं करेगा, क्योंकि टैक्सेस लगते हैं ऑनर के ऊपर। लेकिन फर्ज कर ले एग्जामिनर ने कह दिया कि टेनेंट ने पे किए हैं, फिर ये हम टेनेंट से जो भी चीज रिसीव करें वो किराया है, गिफ्ट भी रिसीव करें तो किराया है। तो पहले इसको किराए में डालेंगे, किराया बन गया, अब हमारा खर्चा है, माइनस करेंगे। डन हो गई बात? अच्छा जी, एक और बात लिखा हुआ था, क्या जी? मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑन लोन यूज टू रेनोवेट ग्राउंड फ्लोर। कहता है हमने यार उधार पे पैसे लेके ग्राउंड फ्लोर को रेनोवेट किया है, उस पे जो इंटरेस्ट पे किया है ये तो सारा ही बिजनेस एक्सपेंस है ना हमारा। लीगल चार्जेस, ये फिर पोर्शन वाली बात है। एडमन एंड कलेक्शन, ये 50% क्यों नहीं लिया? हर वो चीज जो आरसीटी पे अप्लाई हो रही है उसने थोड़े अपोर्शन होना है, वो तो पहले ही हमारी इनकम पर ही हो रही है। ऐसे तो रिपेयर भी नहीं हमने लिया। रेंट चार्जेबल टू टैक्स, हर बात आ जाओ, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। देखिए रिपेयर भी तो नहीं आपने 50-50 किया, क्योंकि रिपेयर तो लिया ही हमने उस अमाउंट का है जो यहां इनकम आ रही है।
4% भी उसी का ले रहे हैं। तो ये एक अच्छा सवाल इस सेंस में था कि आपको अपोर्शनमेंट की बात डिटेल में समझ आ जाएगी कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर एग्जामिनर ने अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट डाल दिया तो क्या करना है। डन हो गई बात। अच्छा, हमारे पास 2 या 3 साल की इनकम मांगी हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तो जो कलेक्शन चार्जेस है वो 2023 पे हो तो बस उसी में ऐड करेंगे, बाकी में तो लेस करेंगे, बाकी में तो नहीं ना। जिस साल के दिए होंगे, जाहिर है अगर 3 साल के मांगे होंगे तो 3 साल के दिए भी होंगे, और अगर नहीं दिए होंगे तो इसका मतलब है नहीं थे कलेक्शन चार्जेस। ठीक है ना, क्योंकि कलेक्शन चार्जेस 4% अलाउंस नहीं मिल रहा, रिपेयर अलाउंस मिल रहा है। रिपेयर हो ना हो, दे आर अलाउएबल। कलेक्शन चार्जेस हैं 4% ज्यादा से ज्यादा। अगर 0 वर्सेस 4% है तो 0 ही लेना है ना फिर तो, अगर गिवन नहीं है तो। सर वो रिपेयर अलाउंसेस अगर ये 1,80,000 है तो अगर लोअर हो सकता है दिए मैंने 1,80,000 दिए को तो देखना ही नहीं ना, वो तो एक्चुअल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इग्नोर्ड, एक्चुअल को देखना ही नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वो, इसीलिए मैंने अभी लफ्ज बोला, आपने उस पर गौर नहीं किया। रिपेयर एज ए अलाउंस मिली है। अलाउंस का मतलब है हुए हैं, नहीं हुए हैं, मिलने हैं। एक्चुअल को इग्नोर करना है, एक्चुअल को इग्नोर करना है जी। टैक्सेशन कैसे हो रही है, बोलो। मेरे से सवाल पूछी जा रहे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। टैक्सेशन कैसे हुई है, ये देखो, ये मेरी मशहूर ज़माना स्लाइड है ना। हर हेड ऑफ इनकम से पहले आपको इसका दीदार करवाया जाता है और आप इसी के दीदार के मुनकिर हो रहे हैं। ठीक है ना, देखे जरा, यहां लिखा होता है हर हेड में बेसिस ऑफ। अभी हम जब रेंट की बात कर रहे हैं, हमने कहा जी अक्रूवल बेसिस पर होगा। जब ये हेड अक्रूवल पर होगा तो इनकम भी अक्रूवल पर होगी, एक्सपेंसेस भी अक्रूवल पर होंगे। अक्रूवल का मतलब है जितने इस साल के हैं वो अलाउ होंगे, बाकी एडवांस रह जाएंगे, वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। वो कहता है 3 साल का रेंट एडवांस रिसीव कर लिया है, कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल का ही लेना है जी। कलेक्शन चार्जेस इनकम है क्या एक्सपेंस है? नहीं नहीं, मुझे अब तसल्ली तो कर लेना, ऐसे तो नहीं, मजा ही नहीं आएगा ना। मैं सुबह 7:15 का पढ़ा रहा हूँ हैं, तो मैंने बताया तो इनकम भी अक्रूवल लगाना है, उस पर भी एक्सपेंस लगाना है, दोनों चीजों पे लगाना है ना। बात समझ आ गई कि नहीं? क्या ख्याल है? जब कोई हेड की चार्जेबिलिटी पॉइंट नंबर 3 में देखते हो ना, यहीं गौर किया करो सारी बातों पे। अभी मैंने एक फिल्म चलाई है इस सवाल में, क्या 11 महीने का रेंट एडवांस हुआ था, 1 का आया नहीं था। आप मुश्किल में पड़े ना थोड़े से। अब यहां ही लिख दें कि अगले 3 सालों का रेंट एडवांस आ गया है। अब क्या करना है? 12 वाला लेना है, बाकी अगले साल लेंगे, क्योंकि अक्रूवल बेसिस चल रही है। अगर कोई हेड रिसीट बेसिस पर हो रहा होता फिर बात होनी थी। ठीक है ना, ये हेड कैसे हो रहा है? अक्रूवल बेसिस पर। क्या अक्रूवल बेसिस पर? इनकम भी और एक्सपेंस भी जी। इस साल के एक्सपेंसेस भी लेना है। इस साल के तो अगर प्रीवियस एक्सपेंसेस दिया, फॉर एग्जांपल 3 लाख एक्सपेंसेस दिया, कह रहा है कि मतलब 21, 22, 23 के एक्सपेंसेस है 1 लाख। अब इस साल में सिर्फ 1 लाख लेना है, वो पिछले साल में 2 लाख लेना जी, वो नहीं लेने इस साल में। अक्रूवल बेसिस का यही मतलब है ना। नो नो नो, व्हेन इनकम इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस तो सारी लेनी है। फिर रिसीट बेसिस का मतलब ही है जब कैश आएगा जब भी टैक्स लगेगा, ज्यादा आ गया ज्यादा लगेगा जी, डेफिनेटली। अगर कोई हेड रिसीट बेसिस पर हो रहा है तो उसके फिर हमने ये बात नहीं देखनी। हाँ, वेल डन। इधर देखो, खान जी ने अच्छी बात की है। अगर लेकिन अगर लगा के अच्छी की है, सरीहन अच्छी नहीं की। ठीक है ना, अगर लगा के अच्छी की है कि अगर हम कह दें कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रही है तो फिर 11 महीने का ही टैक्स लेना था ना, तो 12 का नहीं। ठीक है ना, ओके जी।
चलो जी आगे चलें। अच्छा जी आइए जनाब, कैपिटल गेन। आपको पता है कैपिटल गेन के अंदर हम ये 4 बातें पढ़ रहे होते हैं। अच्छा ये क्या खुल गया है? मुझे जो बात समझानी है वो तो रह गई। देखें जी, कैपिटल गेन, कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल एसेट की एक अदर बेटा बस कर दें, इधर से आवाज आ रही है, आप 3-4 बच्चों में से बेटा खामोश हो जाओ। कैपिटल एसेट की एक डेफिनेशन लिखी थी, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड हेल्ड बाय अ whether or not connected with, बस does not, कहता है एनी स्टॉक इन ट्रेड, करंट एसेट नहीं है। दूसरा कहता है एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन एंड, ये वाली बात बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है बच्चों को। कहता है जिस एसेट के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन ले ली, यानी दे आर एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां लेते हैं? सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 में डेप्रिसिएशन लेने के लिए जब पहली दफा हम डेप्रिसिएशन लेते हैं तो क्या कंडीशन है कि आपने कोई एसेट खरीदा, पहली बात है आप उसके ऑनर हो, दूसरी बात है वो एसेट उस साल 30 जून, फर्ज कर लें 2026 ही लिख लेते हैं, 30 जून 2026 पर जब क्लोज हो ये साल तो इसकी ऑनरशिप आपके नाम ही रहे। पहले साल में जरा कंडीशन सुने, जब कोई एसेट आप पहले साल खरीदते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर आपने एसेट खरीद लिया, उसी साल अगर आपने बेच दिया, मसलन 30 जून 2026 कोई दिन में बेच दिया, तो इस एसेट के ऊपर क्या डेप्रिसिएशन लोगे? डेप्रिसिएशन कब लेते हैं? ईयर क्लोज होने के बाद एडजस्टिंग एंट्रीज में डेप्रिसिएशन डालते हैं ना। कौन से एसेट पर? जो 30 जून को आपके पास थे, ये तो थे ही नहीं आपके पास, ये तो निकल गया, ये तो इस पॉइंट में से निकल गया, बड़ा खतरनाक काम हो गया। मतलब एक ऐसा एसेट, बिल्डिंग में मैंने प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, जनरेटर खरीदा, सारा साल इस्तेमाल किया, साल के आखिर पर इस साल डेप्रिसिएशन ली, अगले साल ये बिल्डिंग बेच दूं, ये प्लांट बेच दूं, ये मशीनरी बेच दूं, ये कैपिटल एसेट नहीं है, इससे कैपिटल गेन नहीं आएगा, बल्कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आएगा, बिजनेस इनकम अराइज होगी। लेकिन अगर इसी साल बेच दिया, इसी साल एक प्लांट खरीदा, 4 महीने इस्तेमाल किया, लगा यार नहीं जो हम सोच रहे थे ये वो बात नहीं है, बेच दो, हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है गेन हो जाए, वो तो मार्केट फोर्सेस बताएंगी। अब क्या हुआ है? कैपिटल गेन अराइज हुआ है। 99% बच्चे जब ये सवाल एग्जाम में आएगा ना, इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि ये बात कहीं किताबों में आपको लिखी हुई नजर नहीं आती। इंशाल्लाह ठीक है ना, ये लिखी नजर नहीं आएगी। आप पढ़ लें, जितने मर्जी टीचर से पढ़ लें, जब वो कैपिटल एसेट आपको पढ़ा रहे होंगे ना, तो ये बात नहीं बता रहे होंगे। अगर आप एसेट, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से जब निकलेगा जब 1 साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, अब ये निकल गया है, अब ये बिजनेस एसेट बन गया है। लेकिन अगर चार्ज होने से पहले बेच दिया तो फिर ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके ऊपर जो गेन अराइज होगा वो कैपिटल गेन अराइज होगा। डन? अच्छा जी, फिर लिखा हुआ था एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, यहां बड़ी अहम बात लिखी हुई थी। जब तक आप सवालों से अटैच होकर चीजें नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसे रूटीन में पढ़ रहे हैं,
आपने कहा मूवेबल एसेट निकल गए हैं, ये नहीं लिखा हुआ आपके दिमाग में, जो सेव हुआ है ना डाटा, वो सेव हुआ है मूवेबल एसेट निकल गए हैं, नहीं, पर्सनल मूवेबल निकल गए हैं। मूवेबल तो बिजनेस में भी होते हैं, वो नहीं निकले। सर बिजनेस वालों पे तो डेप्रिसिएशन ले लेंगे, और नहीं जिस पे नहीं ली, जिसका अभी जिक्र हो रहा है, उसका क्या बनेगा? ये एक बड़ी कोने खुदरे में लॉ के अंदर कहीं एक चीज पड़ी हुई है। आमतौर पर बच्चों का ख्याल होता है कि ना सर जाहिद ना बस क्योंकि सर का शौक है लॉ पढ़ना, तो सर बारीकी से पढ़ते हैं, हमें भी बारीकी में डाल देते हैं। एग्जामिनर 100% ऐसे ही पूछता है, वहां तक ही आपको पढ़ाते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो भाई ऐसे रट्टा नहीं लगाना कि हर वो एसेट जो बिजनेस में होगा उस पर तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, नहीं 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 नहीं। बिजनेस के वो एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है वो निकला है। इसका मतलब है बिजनेस की कोई गाड़ी बिक गई, उसी साल खरीदी उसी साल बेच दी, तो गाड़ी पे कैपिटल गेन आ जाएगा। जनरेटर खरीदा उसी साल बेच दिया, साल से मुराद साल नहीं है, वो हमारी अहम तारीख कौन सी 30/6 ईयर एंड वाली डेट, ये रात इसने हमारी ऑनरशिप में गुजारी हो तो डेप्रिसिएशन के लिए एंटाइटलशिप हो गया, अब कैपिटल एसेट नहीं रहा। तो फिर उसको देखेंगे ऑब्वियसली, जो टैक्स ईयर है, जो टैक्स ईयर है, जो एंड ऑफ टैक्स ईयर की डेट है। डन। फिर हमने ना दो अहम बातें पढ़ी हुई हैं। ये बात मैंने आपको यहां बताई है, इफ सोल्ड बिफोर पुटिंग टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन में चला जाएगा। फिर हमने दो कैपिटल एसेट के ऊपर आज थोड़ी सी बात करनी है, वन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अदर इज, बल्कि सारी बात हमने आज कहाँ करनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे टैक्सेशन करते हैं, A माइनस बी, ठीक है, A माइनस, और A माइनस बी करते हुए क्या करते हैं, A कैसे लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, A कैसे लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, और B कैसे लेते हैं, सेक्शन 76 का कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, जो कि हम अकाउंटेंट के कॉन्सेप्ट से तकरीबन 99% मैच ही करता है, कोई फर्क, टू ब्रिंग दैट एसेट इनटू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, ऑल कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज, ठीक है ना। फिर एक बात हमने पढ़ी थी कि भाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इसकी टैक्सेशन 2000 जून तक के एसेट की कैसे होगी, इसके बाद वालों की कैसे होगी। ये मोटी मोटी बातें आपने पढ़ी। मैंने सिर्फ अभी आज के लेक्चर में जिस बात पे फोकस करना है ना, या जो बात मैं चाहता हूँ कि आपको आज के लेक्चर से वो समझ में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको आखिरी पेपर जो आई कैप में आया है ना, उस पे लिए चलो। क्वेश्चन नंबर 2, ओके जी, आइए क्वेश्चन नंबर 2, 11 मार्क्स एक और 5 मार्क्स एक, यानी मेजर सवाल हो गया ना। क्या कह रहा है जी, एग्जामिनर कह रहा है जनाब, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इशफाक। इशफाक कौन है, रेजिडेंट फाइलर who owns multiple properties across Pakistan. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी खोली हुई है ना, पढ़ी है ना हमने। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने एक आपको शेड्यूल बना के दिया था और आपको कहा था यार इस कंपैरिजन को भी दिमाग में रखना है। यहाँ लिखा हुआ था कि जनाब
मंथली रेंट के साथ क्या सलूक करना है, लैंड हो तो क्या करना है, बिल्डिंग हो तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस के साथ क्या सलूक करना है, लैंड हो तो क्या करना है और बिल्डिंग हो तो क्या करना है। यहाँ एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, ये हमेशा आपने गौर से, फिक्र से, तदब्बुर से पढ़ना होता है। कोई एक फुल स्टॉप स्लाइड में ऐसा नहीं डला हुआ जो बस फुल स्टॉप लग गया, उसका कोई मीनिंग है, वो कहीं इस्तेमाल हो रहा है। हम समझते हैं जो हम काम आपको करके दे रहे हैं ना, असल काम वो यही है। जब कोई स्लाइड इस तरह की कंपैरिजन की, फ्लो की आ रही है, वो हमने किया ना, बाकी तो लॉ को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब देखिए नॉन एडजस्टेबल एडवांस में क्या लिखा हुआ है, लैंड का नॉन एडजस्टेबल एडवांस इनकम नहीं है, बिल्डिंग का है, लेकिन इसके ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लगता। सारी आई कैप की सारी उठाकर देख लें, अलिफ से लेके ये तक, कभी एग्जामिनर ने ये बात पूछी हुई नहीं थी, लेकिन इस अटेम्प्ट में जाके उसने ये वाली बात भी पूछ ली है। देखिए जनाब क्या हो रहा है। चलिए जी, इन दिसंबर 2023 Ashfaq purchased a house for 52 million. In January 2024, he rented the house to Umar for 1 year at a monthly rent of 1,50,000. Rent for the entire year was received in advance. खान साहब के लिए लिखा उसने। और on 1st January 2024, a non-adjustable amount of rupees 2 million was also received at the time of done. In January 2025, he refunded the entire non-adjustable amount to Umar and sold the house to for 55 million. Before sale, Ashfaq incurred 500,000 on major. अब ये आप एग्ज़ाम के सवाल की बात कर रहे हैं, और एग्ज़ाम कोई पुराना नहीं, बिल्कुल जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है उसकी बात हो रही है। अभी तक उसने कहाँ से सवाल बनाया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट लगाया उसने, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाया कि क्या सर की स्लाइड का पहला पेज का पॉइंट नंबर 3 क्लियर है कि नहीं है। क्या टैक्सेबिलिटी पूछ क्या रहा है, रिक्वायरमेंट में देखें हमारे से टैक्स ईयर 2025 की बातें कर रहे हैं। घर किराए पे कब दिया आपने, कब दिया, ठीक है ना। इन जनवरी 2024 ही रेंटेड आउट द हाउस टू, अब 6 महीने 2025 के हैं और 6 महीने 26 के, ठीक है ना। जनवरी 2024, ठीक है। एक आया 30 जून 2024, इसकी तो हमारे से पूछ नहीं रहा, वो तो हमारे से 25 की टैक्सेशन करवा रहा है। पैसे सारे एडवांस ले लिए थे 24 में, एडवांस पे तो टैक्सेशन नहीं होती, टैक्सेशन तो होती है अक्रूवल बेसिस पर। इसका मतलब है 6 महीने के हमारे वाले टैक्स ईयर के पैसे हैं, तो देखें ज़रा सोल्यूशन में 6 महीने की ही प्रॉपर्टी हम लेकर जा रहे होंगे, किसमें, इनकम में। देखिए जनाब, रेंट कितना ले रहे हो आप, 6 महीने का, डन हो गई। फिर नॉन एडजस्टेबल एडवांस, इस साल तो घर खाली हुआ है, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। हमने शो किया कि भाई कोई ताल्लुक नहीं है, पागल ना बनाओ हमें, डन। अभी आगे चलते हैं, एक ट्रांजैक्शन का थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया। अगली ट्रांजैक्शन, इन दिसंबर 2024 Ashfaq rented out a flat to his friend at a monthly rent of 35,000 per month without taking any security. The fair rent of similar flat is 50,000 per month with security deposit of 600,000.
अब वो चाह रहा है कि बच्चे का क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। अब मेरा चैलेंज है आपको, किसी नोट्स में किसी किताब में लिखा हुआ दिखा दें कि जहाँ लिखा हो कि ये नहीं लेनी, नहीं ये वाले नहीं दिखा रहे ठीक है ना। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई एक फुल स्टॉप हमने नोट्स में एक्स्ट्रा नहीं लगाया हुआ। हम आपको वो नहीं पढ़ा रहे, हाँ ये एक अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है, उसका करम है कि जो चीज़ें अभी एग्ज़ाम में नहीं आई हुई बच्चों को लगता है देखा यार ये तो कभी भी नहीं आई, ये देखो आ गई है जी। यार तुमने अकाउंटिंग कहाँ से पढ़ी है, पहले तुम ये बताओ। सर नवीद के स्टूडेंट ऐसे कमज़ोर नहीं हो सकते, सर नवीद के स्टूडेंट तो बड़े तगड़े होते हैं हैवी होता है मेरी तरह वजन जरा। अच्छा तो अच्छा जी, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंस अक्रू होंगे, पेमेंट नहीं देखेंगे। आप मेरे पास 3 महीने से जॉब कर रहे हो, मैंने आपको तनख्वाह नहीं दी, आपकी तनख्वाह ड्यू हो गई है, तो ये इनकम बन गई है, मेरा एक्सपेंस बन गया, तुम्हारी इनकम बन गई है, ठीक है ना। ऐसे ही रेंट में वो साल गुजार दिया उसने, अगर वो 1 रुपया भी ना देता तो रेंट हमारा एक्रू हो गया था, ठीक है। अब ये आया जनवरी में आने से वो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, 30 जून का टैक्स ईयर है ना, 6 महीने इधर हैं 6 महीने इधर हैं, पैसे सारे यहां पे हो गए हैं, पेमेंट तो देखनी नहीं, इधर का रेंट इधर लेंगे, इधर का रेंट इधर लेंगे, इनकम जब कैलकुलेट कर रहे होंगे। हैं एडवांस को क्या किया या मेरे मालिक, एडवांस को किधर ऐड कराना चाह रहे हो तुम, उसे भी आधा आधा करना चाह रहे हो हैं? नहीं बोलो हाँ वहां पढ़ा था हमने कि जब कोई बंदा विकेट कर दे उस साल में ऐड नहीं करते, जिसमें आता है उसमें पूरे साल का ले लेते हैं, ठीक है ना, उसमें पूरे साल का ले लेते हैं और जिसमें नहीं आता उसको फिर बीच में एडजस्ट कर देते हैं। डन, आगे चल पड़े। देखिए उसने कहा, उसने अपने एक दोस्त को दे दिया, दोस्त से 35,000 ले रहा है, वो कह रहा है दोस्ती होगी तुम्हारी, हमने तो आपसे टैक्स लेना है 50,000 का ही। कहता है दोस्ती की वजह से मैंने 6 लाख भी नहीं लिए। कहता कोई बात नहीं है, इसके ऊपर फेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। बात समझ आई है? अच्छा जी, फिर वो कहता है उबैद पेड 10,000 फॉर माइनर रिपेयर टू द फ्लैट which was adjusted against rent for जून 2000। दोस्त ने रिपेयर एक्सपेंसेस पे कर दिए और जब रेंट देने लगा तो 25,000 दे दिया, ठीक है ना, 25,000 दे दिया। कोई हमें तकलीफ आ रही है इससे? कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई, बिल्डिंग जिसकी है रिपेयर उसने ही करा के देनी है। अब यहां से एक मसला क्रिएट होगा दिमाग में एग्जाम में बैठ के कि यार ये रिपेयर पे किसने की है, किसने पे किया, यानी बियर किसने किया, मैं मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, ऑनर ने, इशफाक। अब भाई हमारे पैसों में से आपने काट लिए तो भाई हमने ही पे किए ना, फिर बियर किसने किया, इशफाक ने। अभी इस बच्ची ने एक सवाल पूछा था, तो अगर तो ये पैसे वो हमारे रेंट में से ना काटता फिर ये इनकम में ऐड होने थे, क्योंकि टेनेंट से जो भी चीज़ हम लेंगे वो रेंट है। ये तो हमने लिए ही नहीं, उसने खर्चा करके उल्टा हमारे पैसे काट के बाकी के हमें दे दिए। एक गरीब ऊपर से बदतमीज, ठीक है ना, हमारे पैसों में से काट के बाकी के हमें दे दिए। बात समझ आई है? वो उसने ही पे किए हैं।
अब कहानी आगे चलनी थी, लेकिन कहानी इधर को गई नहीं है। जी बेटा, सर एक पासपोर्ट था जिसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस जो थे सर वो टेनेंट ने पे किए थे, तो उसने रेंट चार्जेबल टैक्स था उसमें माइनस कर दिया, मतलब उसमें से उसने ले लिए थे। पहले ऐड किए फिर माइनस करेगा। ये डिस्टेंस पास नहीं किया। सवाल पे खोल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे आप सियाको सबाक से हो सकता है आप हट के बात कर रहे हो। सवाल खोल के फिर बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अभी क्या मसला हुआ, अभी ये 10,000 किसने पे किए हैं, बियर किसने किए हैं, श्वाब ने। तो रिपेयर तो हमने देखना ही नहीं होता, रिपेयर एक्चुअल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता, रिपेयर तो अलाउंस की सूरत में मिलता है। ठीक होगी बात। अब इस वक्त तक हमारी दो चीजें किराए पर आ गई हैं, एक घर था हमारा और एक हमारा फ्लैट आ गया। एक घर था और एक फ्लैट आ गया। जरा आ जाइए, की टैक्सेशन हमने पहले कर ली थी, 9 लाख ये आ गया और ये लिया नहीं है। अब आ गया फ्लैट, फ्लैट रहा है 7 महीने किराए पर, देखें फेयर मार्केट वैल्यू पर आया, ठीक है ना। और साथ ही उसने बताया फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ फ्लैट इग्नोर करनी है। क्यों, यहां फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। डन। एक हमने प्लॉट भी किराए पे दिया हुआ आगे चल के तीसरे पॉइंट में। ऑन 1 अगस्त 2024 इशफाक रेंटेड आउट एन ओपन प्लॉट टू स्पोर्ट्स क्लब फॉर 5 lakh per month. In July 2024, he also incurred 100,000 for leveling and cleaning as required by tenant. The tenant paid the rent for 2 years in advance. बार बार आपको कह रहा है कि सर की स्लाइड नंबर 1 पढ़कर आना, पढ़कर आना, पढ़कर आना, फिर एडवांस डाल दिया उसने। इशफाक हैज ओरिजिनली परचेज प्लॉट इन अप्रैल 2023। अब प्लॉट की रेंटरिंग आ गई है। कितना रेंट लिया हमने, 5 लाख पर मंथ। कब से शुरू हुआ है, अगस्त। इसका मतलब है जुलाई में नहीं था और अभी खाली तो नहीं हुआ प्लॉट। इन अगस्त 2024 ओके, अभी तो चल रहा है। इसका मतलब है 11 महीने का प्लॉट का रेंट ले लूं, ठीक है ना। अब 3 तरह के रेंट आए हैं मुझे, एक घर से, एक फ्लैट से। हमने बज़ाहिर तीनों का टोटल लगा रखा है 67,50,000। अभी मैंने आपको MCQs यही करवाया है कि जब रिपेयर लेने लगो तो ध्यान करना सारे पर नहीं ले लेनी। इन 2 पर रिपेयर मिलेगी 9 लाख और 3.5 लाख पर, इस पर रिपेयर नहीं मिलेगी। ये देखें, हमने 9 लाख और 3.5 लाख को जमा किया, उसका 20% लिया। सर आप 20% ले ही जा रहे हैं, हमें 1/5 करा रहे हैं, तो बर्दाश्त करो इतना सा, ठीक है ना। इतनी एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, 1/5 का और 20% का सेम ही मतलब है ना। ओके जी, अब आ गया जी रिपेयर चार्जेस रीइंबर्स टू टेनेंट। नंबर छीनने के लिए उसे बता रहे हैं कि भाई बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा जी, एक इख्तलाफी बात आईकैप का एग्जामिनर कर रहा है जो हमारी राय में गलत कर रहा है, हो सकता है इसकी भी कोई, लेकिन मैं आईकैप के उससे मिजाज से वाकिफ़ हूँ। जब हमारा एग्जामिनेशन में मार्किंग हो रही होती है तो अगर कहीं टैक्स की अलग अलग राय पाई जाए तो सारी राय का एहतराम करके बच्चों को पास कर देते हैं। ये लेवलिंग चार्जेस जो है ना, ग्राउंड लेवलिंग चार्जेस, ये यहां नहीं आ सकते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जहां एक्सपेंसिव सेक्शन 15A में लिखे हैं ना, वहां लिखा हुआ नेमली। नेमली का मतलब होता है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, जो खर्चे यहां लिखे हैं वही आ सकते हैं, उसके अलावा हाँ हम एक गुंजाइश निकलता है, इसे 4% वाली जगह में मर्ज कर सकते हैं। पिछले सवाल में भी हमने ये बात की थी, पिछले में एग्जामिनर ने इग्नोर कर दिया था, उसने ये बात मानी थी कि नहीं आ सकते, और यहां डाल दिए माशाल्लाह शरीफ ने, ठीक है ना। अब ये गलत है ट्रीटमेंट, ये आईकैप की ट्रीटमेंट गलत है। हम इसे उठा के
4% वाले में डालेंगे, वहां एडजस्ट होते हो नहीं होते तो ना हो। डन? क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ऑन 1 अगस्त 2024 Ishfaq purchased a generator for renting out to sports club at 1,20,000 per month. Generator was purchased from manufacturer at a public promotional, वो कहता 8 million का लिया, while its regular price 8. अभी मैंने आपको बताया A-B पर सेल पर फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगता है, परचेज पे नहीं लगता। या इसने वो भी चेक कर ली बात। हमने कॉस्ट कितनी लेनी होगी? 8 मिलियन ही। भाई 8 मिलियन का खरीदा है, 8.5 हमें कॉस्ट अलाउ करेंगे। इतनी अच्छी गवर्नमेंट कहां से आ गई? ठीक है ना? अच्छा जी, ऑन 30 जून 2025 द जनरेटर वॉज सोल्ड फॉर 6 मिलियन एज इट डिड नॉट मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ। अब जरा गौर करो, 30 जून की रात इस जनरेटर ने हमारी ऑनरशिप में नहीं गुजारी, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, इट बिकम्स कैपिटल एसेट। अब बताओ, मैं अपने ज़ोक से पढ़ा रहा हूं इस बारीकी से? समझ आई है? ये ज़ोक से नहीं पढ़ा रहे भाई, ऐसे टैक्स पढ़ाई ऐसे जाता है, चीजें समझी ऐसे जाती हैं, फिर ही आप एग्जाम का सवाल कर पाएंगे। डन हो गई बात? अच्छा जी, देखिए जी, अब आई कैप ने क्या चंद चढ़ाया? एक चंद तो सही चढ़ाया। कैपिटल गेन में एक तो उसने वो जो प्लॉट बेचा उसका कैपिटल गेन आ गया ना, और एक देखें लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ जनरेटर। जनरेटर क्या बन गया है? कैपिटल एसेट बन गया है। सर मूवेबल तो होते ही नहीं, और नहीं भाई वो पर्सनल मूवेबल की बात है, ये पर्सनल नहीं है, तो बिजनेस के लिए खरीदा था। बात समझ आई है? सर किराए पर चीजें दें तो कहां जाती हैं? जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे तो उसके स्कोप में लिखा हुआ है कि मूवेबल चीजों की जब आप रेंटरिंग करते हैं तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाती है। ठीक है ना? कैपिटल गेन नहीं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं कहलाती। लेकिन एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट अब कौन ठीक करे? उसने इसके रेंट की इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाला हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। बात समझ आ रही ना? हैं? वो उसने कॉन्सेप्ट लगाया ना, हालांकि ऐसे नहीं है, जो कहीं नहीं जाता। जब आप सेक्शन ओपन करेंगे ना, जब आप सेक्शन ओपन करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस का, तो जो कहीं नहीं जाता में बचा ही नहीं, वहां तो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मूवेबल चीजों की रेंटरिंग का बिजनेस है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। कहीं नहीं का तो इस पे कोई शक ही नहीं है ना जी। जी जी, पूछे पूछे। एक बिल्डिंग है सर जी हमारे साथ आज जो ना अवेलेबल है फरीदोस, हमने सर भेजने के लिए खरीदे, लेकिन हमने भेजा नहीं, 2 साल पीछे हमने भेजा, 2027 में हमने जो ना उसको भेज दिया फॉर एग्जांपल। अब ये 2 साल जो उसके ऊपर गुजरे है सर जी, इसमें जो उसके डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना सर जी, अकाउंटिंग में हम लेते हैं ना? नहीं, अभी बिल्डिंग कहाँ पड़ी है? पर्सनल है कि बिजनेस में पड़ी है? सर अभी हमने बिजनेस के लिए लिया है, लेकिन हमने मतलब 2 साल के लिए ना वो किया है ना। पहले सवाल को जरा समझने, बेटा खामोश हो जाओ। हाँ जी, अभी हमने एक बिल्डिंग से जी लिया, ले लिया। किस मकसद के लिए लिया है? सर खुद के लिए लिया सर। ओके, हाँ, बिजनेस के लिए लिया। 2 साल बाद हमने जो है ना सर जी, 1 साल गुजरा सर जी, उसके बाद हमने जो है ना बिजनेस को दिया कि आप इसको जो है ना भेज दो बिजनेस को सर जी। अब उन्होंने 2 साल बाद भेज दिया सर। क्वेश्चन थोड़ा सा कोई बात नहीं। हाँ, अब उसमें जो है ना 2-3 बातें आते हैं। इस पे कैपिटल गेन भी राइज हो सकता है, इसमें जो है ना हमने कैपिटल पे वो डिप्रिसिएशन तो चार्ज किया है ना सर जी 2 साल तक। देखिए, बिजनेस में डेप्रिसिएशन कब चार्ज होती है? जब बिजनेस उसे यूज कर रहा हो। अगर तो आपने बिजनेस को बिल्डिंग दी है किसके लिए? सेल के लिए खाली, ये तो हेल्ड फॉर, ये तो इन्वेंट्री में चली गई। इन्वेंट्री तो हमने निकाल दी है वहां से। अब इन्वेंट्री अगर 1 साल से ज्यादा भी है फिर भी हम निकाल। हाँ, इन्वेंट्री क्या है? नियत इन्वेंट्री की रहे,
कि ये चीज क्यों पड़ी है, बिकने के लिए। 5 साल ना बिके तो रहेगी तो इन्वेंट्री ना। एक है नियत ही चेंज होगी कि यार नहीं बिक रही, चलो यार हम इसे खुद इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये इन्वेंट्री से निकलकर एसेट में आ गई है। अब यहाँ पे भी दो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। अगर हमने न्यू चेंज किया खुद रहने के लिए, फिर जो है ना हमने बीच में जो है ना 1 साल के अंदर अंदर उसको बेच दिया सर। अब यहाँ पे कैपिटल राइज मतलब कैपिटल गेन राइज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो मेरा घर है, मैं उसमें रह रहा हूं, मैं नियत करूं ना करूं, जब बेचूंगा कैपिटल गेन ही आएगा। अब इसके साल के अंदर अंदर हमने ये तो प्रॉपर्टी इनकम में दिया था, साल के अंदर अंदर हमने जो ना उसको बेच दिया। नहीं, जब पर्सनल में आया तो साल के अंदर है या बाहर है, पर्सनल में डेप्रिसिएशन तो आनी नहीं ना, उसने रहना ही कैपिटल एसेट है। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो बिजनेस में आता है ना, पर्सनल में तो नहीं आता। तो उसने तो कैपिटल एसेट ही रहना है, क्या है, साल रहे, 2 साल रहे, 10 साल रहे, 50 साल रहे, रहना तो उसने कैपिटल एसेट। डन होगी बात। अच्छा जी, बात क्लियर हो गई आपको बेटा। उसने सिर्फ एक गलती यहां की हुई है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके गया हुआ है, जबकि क्लियरली ये कहां आनी चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आनी चाहिए। अच्छा जी, कहीं आपको शक पड़ जाए, एग्जामिनर ने हमेशा आपसे वो बात करनी होती है जिसमें वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। मसलन पहले वाला घर कितने किराए पे दिया था, 1.5 लाख रुपए। कहता है देखें जनवरी में खाली करा लिया था, द रेंट फॉर द एंटायर ईयर वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी, a non-adjustable amount of 2 million was received at the time of, in January 2025 he refunded the entire non-adjustable amount to mayor and sold the house to for कितने का खरीदा था, 52 लाख का, बेचा कितने का, 55 लाख का। लेकिन यहां एक बात लिखे, बिफोर सेल 5 लाख रुपए की रेनोवेशन करवाई है। अब तवज्जो करना जरा, ये रेनोवेशन रिपेयर एक्सपेंस नहीं है। अब तो हमने घर खाली करा के घर बेचने के लिए कराई है, ये तो A माइनस बी में ऐड हो गया है। पहले कॉस्ट थी 52 लाख, अब 5 लाख और ऐड होकर, नहीं वो 52 मिलियन है, 52.5 मिलियन हो गया। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है जी? पिछली दफा दिए थे पेपर तुमने, इसीलिए तो यहां बैठे हो। ये हाँ मैं भी यही कह रहा हूं। मैं ये देखिए, अब जरा गौर करें, वो जो हम रोज आपको टैक्स की क्लासेस में दावत दे रहे हैं, ये डरे हुए बच्चे का काम नहीं है। ये जो बच्चा जाएगा ना, जो कहेगा यार अच्छा ठीक है यार देखता हूं करता हूं, जरा हौसले से चलेगा, उसी का ये सवाल ठीक होगा। आप देखें, उसने सवाल में बच्चे की कैपिटल गेन में मत मार दी है, और यहीं से आपको अपनी लाइन सेट करनी है कि यस किस बारीकी से हमें चीजें पढ़नी चाहिए। वो जो सरफेस लेवल के नॉलेज से आप लोग पढ़ रहे हो ना, अब ये कहानी वो नहीं है, बिकॉज अब ये सवाल एग्जामिनर नहीं बना रहा, एआई बना रहा है। और वो एआई को कहता है, वो प्रॉम्प्ट ही ऐसे देता है कि यार जरा इसमें से बारीकी के पॉइंट डाल, कंफ्यूजन वाले पॉइंट डाल, ये वहां से काम हो रहा है। सॉरी, बिल्कुल, मैं अब किस लिए हूं ठीक है ना, मैं किस लिए हूं? आपको सारे टेस्ट में ऐसे ही सवाल आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप जब एग्जाम में जाएंगे ना, दो बातें, ये बहुत कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं इस वक्त हम कर रहे, अच्छी से मुराद है, कोई बुरी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक सेल्फ प्रमोशनल बात हो रही है ना। बेटा अगर आप ये पढ़कर गए हुए हो ना बारीकी के साथ, तदब्बुर के साथ, तो आपको पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए ना, वो हर हालत में आपने ले लेने हैं। लेकिन बात वो है कि आप इन्हें पढ़ के जाएं और इन्हें अपने कॉन्सेप्चुअली क्लियर होके जाएं।
मैं कह रहा हूं पूरे आई कैप की हिस्ट्री में आज से पहले कभी ये बात नहीं पूछी गई थी कि यार यहां फेयर वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट लगा दे। और ये नहीं है कि ये इस दफ़ा की स्लाइड है, जाके पिछली दफ़ा जो मैंने आई कैप में रिवीजन करवाई थी वो सारी ऑफिशियली पड़ी हुई है वेबसाइट पे, देखें वहां भी ये पढ़ा कर आया हुआ हूं। सिर्फ चीज़ों को लेकर वैसे चलें प्लीज़, और डर निकाल दें अपने अंदर से। वो जो कुछ बच्चों ने ज्यूम कर रखा है ना, कुछ टीचर ने, कुछ बच्चों ने, कि नहीं नहीं यार ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें गलती कहीं हो ही जाती है। ये क्या लिखा हुआ है, क्या गलती है दोनों स्पेलिंग में? बस कुछ लोगों ने सीए को ऐसे बनाया हुआ है। वो कहता है नीचे वाले स्पेलिंग गलत है, कहता है कैसे गलत है, कहता है ये ओ इधर आना था, ये इधर आना था। ठीक है ना, तो ये ऐसे नहीं है। बात समझ आई है कि नहीं? तो वो कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं, नहीं सीए इज अ स्ट्रेट वर्क। आप फोकस होके जाएं, एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए एग्जामिनर के पास तीर कौन कौन से हैं, ये वो लिखे हुए हैं सारे तीर। इन प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में कैपिटल गेन होता है, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉपर्टी से सॉल्व करके पूरा वो सॉल्व करना है, कैपिटल गेन से निकालिए। नहीं, इसी की तो प्रैक्टिस करनी ना, इसी के ऊपर फोकस करना, इसी को पढ़ना। इसी के लिए जरूरी है कि आप इस लेवल के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो रहे हों। अब इन सवालों को डिस्कस टीचर आमतौर पर इसलिए नहीं कर पाते, वो कहते हैं यार ये सवाल हल करेंगे ना तो हमें कहना पड़ेगा यहाँ आई कैप गलत है, यहाँ सही। अब टीचर आमतौर पर ये वाली जरूरत नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बल्कि क्या करते हैं, अगर आई कैप का सलूशन आ जाए ना, जो उन्होंने किया हुआ अपनी किताब में भी वही लिख देते हैं कि बस यही सही है। नहीं नहीं यार बताएं कैसे सही है। ये कोई भी काम आप कर रहे हो उसके ऊपर उसकी लॉजिक तो हमें कहाँ से लेनी है, हमने तो लॉ से ही उठाना है ना। आजकल आप पढ़ रहे हो इनकम फ्रॉम बिजनेस, हम अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं ना इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन सी इनकम चार्ज होनी है, स्कोप ऑफ इनकम लिखा हुआ है कहीं के नहीं है, लिखा हुआ है ना, कौन कौन सी इनकम चार्ज होनी है। ये आ रहा है जी, यहां पे लिखा हुआ है फॉलोइंग इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम excluding income covered under profit and gain of any business carried on by the person time, any income derived by any trade, ये वाली आ गई। तीसरा पॉइंट पढ़ें, any income from hire or lease of tangible movable। अब मुझे जनरेटर में दिखाओ क्या वो टेंजेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है या प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, ये आप कह सकते हो कि सर टेंजेबल नहीं है, करंट मार रहा है। इसलिए एग्जामिनर ने उसे उधर ले गया, ठीक है। अब यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, तो भाई ठीक है, एग्जामिनर से भी तो गलती हो सकती है। अच्छा माशाल्लाह, एक नई, नहीं ये नहीं पता किसने सवाल पूछा, एक सवाल आया बड़ा मजेदार किस्म का, एक बड़ा मजेदार सवाल आया है। वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में तो आम तौर पर हम लैंड और, लेकिन सिर्फ वो वाली लेते हैं जो लैंड मूवेबल हो। अच्छा आप गलत हंस रहे हो, सारी लैंड ही मूव कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ओ ये वो वाली मूवेबल नहीं, ये वो जो अर्थ वाली मूवेबल है, ये वो वाली मूवेबल लिखा हुआ है। हाँ जी। बात समझ आ रही है? तो भाई कोई गलती एग्जामिनर भी कर सकता है, इसलिए आज के इस सेशन में हमें शायद इतनी बात समझ आ जाएगी
कि यार जो समरीज आपके पास पड़ी है ना, जो बनी हुई है ना, उनको फोकस करें। अल्लाह ने चाहा उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा होगा, कुछ एक लफ्ज़ भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा जो आपने क्लास में पढ़ा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये अल्लाह ताला की ज़ात पे एतमाद करके कह रहे हैं। आप रोज़ का काम रोज़ करना शुरू करें। वो सारे बच्चे जो इस रिवीजन क्लास में आ रहे हैं वो भी इस रिवीजन क्लास को ज़रा अच्छे से फॉलो करें। जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इनको फॉलो करें। कोई हमारी स्लाइड्स आप तक नहीं पहुंची तो वो जो ग्रुप, आप सब तो यहाँ बैठे हो ना, जो ग्रुप में ऐड हुए हुए बच्चे, वहाँ से हम अपना सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ने वाले बने। अगले थर्सडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे। ये वाले सवाल आप सॉल्व करके आओगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 1-2 सवाल और भिजवाऊंगा इंशाल्लाह ताला।